नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी एफएसआर दिसंबर 2025 को डिकोड करेंगे। यह रिपोर्ट एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है क्योंकि इसमें लेटेस्ट डेटा और रिस्क एनालिसिस होता है। हम हर एक सवाल के साथ उस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएसआर यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में कितनी बार आती है और यह किसका कलेक्टिव असेसमेंट है? यह एग्जाम का फेवरेट सवाल है। What is the periodicity of the Financial Stability Report, FSR, published by the Reserve Bank of India, and which body's collective assessment does it primarily reflect? Option A. Annual and Central Board of Directors of RBI. Option B. Biannual and Subcommittee of the Financial Stability and Development Council, FSDC. Option C. Quarterly and Monetary Policy Committee, MPC. Option D. Biannual and Union Ministry of Finance. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह एफएसडीसी की सब कमेटी बनाती है। यह रिपोर्ट पूरे भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ रिपोर्ट है। हाल ही में इसका 32वां इश्यू 31 दिसंबर को आया है। लेकिन इस सब कमेटी को समझने के लिए हमें पहले इसके बॉस यानी मेन बॉडी को समझना होगा। सबसे पहले एफएसडीसी की बात करते हैं। एफएसडीसी की स्थापना साल 2010 में रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। यह एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनाया। इसका काम है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता पर नजर रखना, रेगुलेटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना और सिस्टमिक रिस्क को पहचानना। क्योंकि यह मैक्रो लेवल पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन बॉडी है, इसलिए इसके चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं। इसके मेंबर्स में आरबीआई गवर्नर, सेबी, इरडा और पीएफआरडीए के प्रमुख शामिल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बात रिस्क असेसमेंट और रिपोर्टिंग की आती है, तो क्या यही बॉडी सीधे रिपोर्ट तैयार करती है? यहीं पर एफएसडीसी की सब कमेटी की एंट्री होती है। मेन एफएसडीसी के चेयरमैन भले ही वित्त मंत्री हों, लेकिन सब कमेटी के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि टेक्निकल रिस्क असेसमेंट है। पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का कलेक्टिव रिस्क एनालिसिस यही सब कमेटी करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार यानी बायएनुअल प्रकाशित होती है। हालांकि रिपोर्ट आरबीआई प्रकाशित करता है, लेकिन यह किसी एक संस्था का व्यक्तिगत मत नहीं होती। यह एफएसडीसी की सब कमेटी द्वारा किए गए कलेक्टिव असेसमेंट को दर्शाती है। अगले सवाल में हम सिस्टमिक रिस्क सर्वे के बारे में जानेंगे, जिसे अक्सर लोग ऑडिट समझ लेते हैं। सिस्टमिक रिस्क सर्वे यानी एसआरएस असल में क्या होता है? इसे गलत मत करना, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। Which of the following accurately defines the Systemic Risk Survey, SRS, conducted by the RBI as part of the Financial Stability Report? Option A. A mandatory audit of all public sector banks to detect fraud. Option B. A perception-based survey of market participants and experts to assess major risks to the financial system. Option C. A quantitative stress test measuring the capital adequacy of non-banking financial companies, NBFCs. Option D. A consumer feedback mechanism regarding digital payment grievances. सही जवाब है ऑप्शन बी। यह एक्सपर्ट्स की एक धारणा है। यह कोई ऑडिट नहीं है, बल्कि मार्केट का मूड भांपने का तरीका है। आरबीआई जानना चाहता है कि बड़े खिलाड़ी भविष्य को कैसे देख रहे हैं।
लेकिन सर्वे और ऑडिट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एसआरएस के मकसद को समझते हैं। आरबीआई साल में 2 बार यह सर्वे कराता है। इसमें बैंकर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इकोनॉमिस्ट से पूछा जाता है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा कहाँ दिख रहा है। यह डेटा नहीं, बल्कि परसेप्शन यानी नजरिया इकट्ठा करता है। इसमें रिस्क को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे ग्लोबल रिस्क, मैक्रोइकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क और जनरल रिस्क। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह परसेप्शन हकीकत को बयां करता है? यहाँ एक ट्विस्ट है। कभी कभी मार्केट को लगता है कि सब ठीक है, जबकि डेटा खराब होता है। और कभी कभी मार्केट डरा हुआ होता है, जबकि डेटा मजबूत होता है। इसलिए आरबीआई एसआरएस को एक अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह ऑडिट की तरह फैक्ट चेकिंग नहीं है, बल्कि यह सेंटीमेंट चेकिंग है। स्टूडेंट्स अक्सर सर्वे और स्ट्रेस टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट गणित और डेटा पर चलता है, जबकि एसआरएस राय और नजरिए पर। यह फर्क एग्जाम में एक नंबर दिला सकता है। एग्जाम में डेफिनेशन पर फोकस रहता है। दिसंबर 2025 के सर्वे में ग्लोबल रिस्क को सबसे बड़ा खतरा माना गया है। यानी एक्सपर्ट्स को घरेलू इकोनॉमी से ज्यादा डर बाहर की जियोपॉलिटिकल टेंशन से है। यही सर्वे रिपोर्ट का आधार बनता है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आए कि क्या एसआरएस बैंकों की बैलेंस शीट चेक करता है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट चेक करना इंस्पेक्शन का काम है, सर्वे का नहीं। सर्वे सिर्फ राय मांगता है। ताज़ा रिपोर्ट भी इसी सर्वे के नतीजों पर चर्चा करती है। अगले सवाल में हम रिपोर्ट की मेन थीम और आरबीआई की वार्निंग को डिकोड करेंगे। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में आरबीआई ने किस बात पर चेतावनी दी है? स्टेटमेंट वाले सवालों में ध्यान से पढ़ना जरूरी है। With reference to the December 2025 Financial Stability Report, consider the following statements regarding the theme and assessment. 1. The Indian financial system was described as robust and resilient despite global headwinds. 2. The report flagged unsecured retail lending and fintech interconnectedness as emerging areas requiring vigilance. 3. The report declared that India has fully decoupled from all global geopolitical shocks. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। भारतीय सिस्टम मजबूत है, लेकिन कुछ खतरे अभी भी मंडरा रहे हैं। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन पर खास नजर रखने को कहा है, लेकिन डिकपलिंग वाले पॉइंट में एक गहरा राज छिपा है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। आरबीआई ने साफ कहा है कि भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। कैपिटल बफर्स हाई हैं और एनपीए कम है। इसलिए रोबस्ट एंड रेजिलिएंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फिर स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। आरबीआई को चिंता है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही फिनटेक कंपनियां बैंकों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई हैं, जिससे रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन क्या हम दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए हैं? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। आरबीआई कभी भी फुल डिकपलिंग यानी पूरी तरह अलग होने का दावा नहीं करता। हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, इसलिए बाहर की उथल-पुथल का असर हम पर पड़ेगा ही। स्टेटमेंट 3 में फुली डीकपल्ड शब्द एक ट्रैप है। स्टूडेंट्स को लगता है कि भारत मजबूत है तो हम डीकपल्ड हैं।
लेकिन मजबूत होने का मतलब अलग होना नहीं है। आरबीआई ने जियोपॉलिटिकल स्पिलओवर्स को एक बड़ा रिस्क बताया है। एग्जाम में एक्सट्रीम शब्दों से सावधान रहना चाहिए, जैसे फुली, ऑल या नेवर। आरबीआई की भाषा हमेशा नपीतुली होती है। रिपोर्ट कहती है कि हम ग्लोबल झटकों को झेलने में सक्षम हैं, न कि हम उनसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। यही सही समझ है। मान लीजिए सवाल आता है कि क्या भारत पर ग्लोबल मंदी का कोई असर नहीं होगा? तो जवाब होगा कि असर तो होगा, लेकिन हम उसे संभालने के लिए तैयार हैं। यही स्टेटमेंट 1 और 3 के बीच का बारीक फर्क है। ताज़ा रिपोर्ट भी इसी बैलेंस को दर्शाती है। स्टेबल कॉइन्स पर आरबीआई का क्या रुख है? यह सवाल असर्शन और रीजन वाला है, तो लॉजिक चेक करना। Consider the following statements regarding the regulatory stance in the December 2025 FSR. Assertion A. The Reserve Bank of India has expressed significant caution regarding the proliferation of stablecoins in the December 2025 report. Reason are stablecoins, especially those denominated in foreign currencies, pose a threat to India's monetary sovereignty and can impair the effectiveness of domestic monetary policy. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों बातें सही हैं और रीजन भी करेक्ट है। स्टेबल कॉइन्स आरबीआई के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की करेंसी की आज़ादी का सवाल है। लेकिन मॉनेटरी सॉवरेंटी का मतलब क्या है, इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स पर कड़ी चेतावनी दी है। स्टेबल कॉइन्स वो क्रिप्टो हैं जिनकी वैल्यू डॉलर या सोने से जुड़ी होती है। अब रीजन पर चलते हैं। अगर लोग रुपए की जगह डॉलर वाले स्टेबल कॉइन यूज करने लगे तो क्या होगा? इसे डॉलराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय इकोनॉमी में डॉलर का दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर ऐसा हुआ तो आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का असर कम हो जाएगा, क्योंकि लोग उस करेंसी में डील कर रहे होंगे जिस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। यही है मॉनेटरी पॉलिसी का कमजोर होना। स्टूडेंट्स को लगता है कि आरबीआई क्रिप्टो के खिलाफ है क्योंकि वह रिस्की है, लेकिन असली वजह रिस्क नहीं, बल्कि कंट्रोल है। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वह महंगाई को कैसे रोकेगा? यही सॉवरेंटी का खतरा है। एग्जाम में इम्पेयर इफेक्टिवनेस जैसे शब्द आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई के हथियार कुंद हो जाएंगे। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये प्राइवेट करेंसीज मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इसलिए रीजन पूरी तरह से असर्शन को सपोर्ट करता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेबल कॉइन से सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो जवाब होगा पॉलिसी कंट्रोल खोना, न कि सिर्फ फ्रॉड। यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ताज़ा रिपोर्ट में भी इसी डर को दोहराया गया है। जीएनपीए का यह नंबर एग्जाम में 100% आएगा। बैंक्स की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है। According to the December 2025 Financial Stability Report, the gross non-performing assets (GNPA) ratio of scheduled commercial banks (SCBs) moderated to a multi-decadal low of Option A 3.9%, Option B 2.8%,
Option C, 2.1%. Option D, 1.2%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2.1%। यह पिछले कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से साफ किया है, लेकिन यह नंबर इतना कम कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। सबसे पहले डेटा को देखते हैं। मार्च 2024 में यह 2.8% था। अब यह गिरकर 2.1 पर आ गया है। इसका मतलब है कि 100 रुपए के लोन में सिर्फ 2 रुपए 10 पैसे ही रिस्क में हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यह गिरावट सिर्फ रिकवरी की वजह से नहीं है, बल्कि राइट्स और क्रेडिट ग्रोथ की वजह से भी है। जब लोन बुक का डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो रेशियो अपने आप कम हो जाता है। फिर भी एसेट क्वालिटी में सुधार असली है। स्टूडेंट्स अक्सर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में कंफ्यूज होते हैं। नेट एनपीए तो 1% से भी नीचे है, लेकिन हेडलाइन नंबर हमेशा जीएनपीए होता है। एग्जाम में डेटा वाले सवालों में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। 2.1% का मतलब है कि ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अब इतिहास बन चुकी है। बैंक्स अब खुलकर लोन देने की स्थिति में हैं। यह नंबर भारतीय बैंकिंग के गोल्डन पीरियड का संकेत है। मान लीजिए एग्जाम में ट्रेंड पूछा जाए, तो जवाब होगा लगातार गिरावट। यह नंबर याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। ताज़ा रिपोर्ट इसी मजबूती पर मुहर लगाती है। अगले सवाल में हम एफएसडीसी और एमपीसी के काम में फर्क समझेंगे, जहां अक्सर गलती होती है। एफएसडीसी और एमपीसी के काम में क्या फर्क है? यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Which of the following functions is not a primary objective of the Financial Stability and Development Council, FSDC, the body whose subcommittee guides the FSR? Option A, strengthening mechanisms for financial stability. Option B, promoting financial literacy and inclusion. Option C, enhancing interregulatory coordination. Option D, setting the repo rate and reverse repo rate bimonthly. सही जवाब है ऑप्शन डी। रेपो रेट तय करना एमपीसी का काम है, एफएसडीसी का नहीं। यह सवाल जिम्मेदारियों के बंटवारे पर आधारित है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों बॉडीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एफएसडीसी को देखते हैं। इसके चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं। इसका काम बड़े लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना और रेगुलेटर्स के बीच तालमेल बिठाना है। यह लिटरेसी और इंक्लूजन पर भी काम करती है। लेकिन रेट सेटिंग का काम आरबीआई एक्ट के तहत एमपीसी को दिया गया है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। एफएसडीसी कभी भी ब्याज दरें तय नहीं करती। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बॉडी सरकार की है और दूसरी आरबीआई की। एफएसडीसी का फोकस स्टेबिलिटी है, जबकि एमपीसी का फोकस महंगाई और ग्रोथ है। एग्जाम में फंक्शनल फर्क पूछा जाता है। ऑप्शन ए, बी और सी एफएसडीसी के चार्टर में लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव तौर पर एमपीसी का है। अगर आपने यह बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, तो गलती नहीं होगी। मान लीजिए सवाल आए कि रेगुलेटर्स के झगड़े कौन सुलझाता है, तो जवाब एफएसडीसी होगा। लेकिन अगर सवाल महंगाई कंट्रोल पर हो, तो जवाब एमपीसी होगा। यही क्लैरिटी आपको नंबर दिलाएगी। ताज़ा रिपोर्ट एफएसडीसी की देखरेख में ही बनी है। अगले सवाल में हम स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को डिकोड करेंगे, जो बैंक्स की असली ताकत बताते हैं।
अगर बैंक स्ट्रेस टेस्ट पास कर ले तो इसका मतलब क्या है? यह सिनेरियो बेस्ट सवाल है। Scenario: A foreign portfolio investor reads the macro stress test section of the December 2025 FSR. The test projects that, even under a severe stress scenario, example, global recession, the capital to risk-weighted assets ratio, CRAR, of Indian banks will remain above the regulatory minimum. Question: What does this specific finding imply for the Indian banking sector? Option A. Banks need immediate recapitalization from the government. Option B. Banks have sufficient capital buffers to absorb unexpected shocks without collapsing. Option C. Credit growth must be halted immediately to preserve capital. Option D. The RBI will lower the CRAR requirement to help banks survive. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बैंकों के पास झटके झेलने के लिए पर्याप्त बफर है। यह रिपोर्ट विदेशी निवेशकों को बहुत भरोसा देती है। लेकिन स्ट्रेस टेस्ट का लॉजिक क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले CRAR को देखते हैं। यह बैंक की पूंजी और उसके रिस्क का अनुपात है। रेगुलेटरी मिनिमम यानी 9% से ऊपर होना जरूरी है। अब टेस्ट के सिनेरियो पर आते हैं। RBI यह मानकर चलता है कि GDP गिर गई और ब्याज दरें बढ़ गईं। इसे सीवियर स्ट्रेस कहते हैं। अगर ऐसी हालत में भी बैंक का CRAR मिनिमम से ऊपर रहता है तो बैंक सुरक्षित है। इसका मतलब है कि बैंक को सरकार से पैसे नहीं चाहिए और न ही उसे लोन रोकना पड़ेगा। यह बैंक की अपनी ताकत है। स्टूडेंट्स को लगता है कि स्ट्रेस का मतलब है बैंक खतरे में है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस का मतलब परीक्षा है। अगर बैंक परीक्षा में पास हो गया तो वह मजबूत है। एग्जाम में इम्प्लीकेशन पूछा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों का एग्रीगेट CRAR 16-17% है। यह मिनिमम से बहुत ज्यादा है। इसलिए सही जवाब सफिशिएंट बफर्स है। मान लीजिए सवाल उल्टा होता और CRAR नीचे चला जाता, तब ऑप्शन ए यानी रिकैपिटलाइजेशन सही होता। लेकिन मौजूदा स्थिति में बैंक खुद अपने पैरों पर खड़े हैं। यह फाइंडिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी का सबूत है। अगले सवाल में हम बायलैटरल नेटिंग को समझेंगे, जो कैपिटल बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। बायलैटरल नेटिंग से बैंकों को क्या फायदा होता है? यह टर्म सुनने में मुश्किल है, पर इसका कॉन्सेप्ट आसान है। The December 2025 FSR highlights a bilateral netting framework to reduce systemic risk. What is the primary benefit of bilateral netting in financial contracts? Option A. It allows banks to hide bad loans by netting them against good loans. Option B. It reduces the amount of capital required to be held against counterparty risk by offsetting claims between two parties. Option C. It prohibits banks from lending to other banks. Option D. It is a tax avoidance treaty between two nations. सही जवाब है ऑप्शन बी। यह कैपिटल की बचत करता है और रिस्क घटाता है। नेटिंग का मतलब है हिसाब बराबर करना। लेकिन यह काम कैसे करता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बैंक ए को बैंक बी से 100 करोड़ लेने हैं और बैंक बी को बैंक ए से 80 करोड़ लेने हैं। अगर नेटिंग नहीं है तो दोनों को पूरे अमाउंट पर कैपिटल रखना होगा, यानी 180 करोड़ का रिस्क, लेकिन नेटिंग के साथ सिर्फ 20 करोड़ का हिसाब होगा, यानी 100 माइनस 80। इससे काउंटरपार्टी रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जब रिस्क कम होता है
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। यह एसेट छुपाने का तरीका नहीं है, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। स्टूडेंट्स अक्सर इसे बैड लोन से जोड़ लेते हैं, लेकिन इसका संबंध डेरिवेटिव्स और इंटरबैंक मार्केट से है। कानून ने इसे लीगल मान्यता दे दी है। इससे बैंकों का करोड़ों रुपए का कैपिटल फ्री हो गया है। एग्जाम में ऑफसेटिंग क्लेम्स कीवर्ड याद रखना। रिपोर्ट इसे एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मानती है। मान लीजिए सवाल आए कि नेटिंग से लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ता है, तो जवाब होगा कि यह लिक्विडिटी को फ्री करता है। यही स्मार्ट बैंकिंग है। ताज़ा रिपोर्ट में इसके फायदे गिनाए गए हैं। सीआरआर का यह नंबर बैंकों की ताकत का सबूत है। डेटा वाला सवाल है, इसे याद कर लो। According to the December 2025 Financial Stability Report, the capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) of scheduled commercial banks (SCBs) stood at which level, indicating strong capital buffers? Option A 13.5%. Option B 14.8%. Option C 16.9%. Option D 19.2%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 16.9%। यह रेगुलेटरी जरूरत से काफी ऊपर है। बैंक अब मंदी के झटके भी आराम से झेल सकते हैं। लेकिन इस नंबर की अहमियत क्या है, इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी लिमिट याद करते हैं। बेसल 3 के तहत यह 11.5% होनी चाहिए। भारतीय बैंकों के पास यह 16.9% है, यानी हमारे पास 5% से ज्यादा का एक्स्ट्रा कुशन है। इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि कोर इक्विटी यानी CET1 बहुत हाई है। इसका मतलब है कि यह पैसा मालिकों का है, उधार का नहीं। यह सॉल्वेंसी का सबसे पक्का सबूत है। स्टूडेंट्स अक्सर इसे क्रेडिट ग्रोथ से कंफ्यूज करते हैं। CRAR ग्रोथ नहीं, बल्कि सुरक्षा बताता है। जितना ज्यादा CRAR, उतना सुरक्षित बैंक। एग्जाम में डेटा सीधा पूछा जाता है। सितंबर 2025 का डेटा ही दिसंबर रिपोर्ट में आया है। यह नंबर यह भी बताता है कि बैंक अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए सवाल आए कि क्या भारतीय बैंक्स अंडर कैपिटलाइज्ड हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, वे ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। यही वजह है कि रेटिंग एजेंसीज भारत को स्टेबल मान रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट इसी मजबूती पर मुहर लगाती है। PCR यानी प्रोविजन कवरेज रेशो का मतलब क्या है? यह रेशो बैंक्स की सेफ्टी का कवच है। The FSR December 2025 highlights a provision coverage ratio (PCR) of 76.4% for all SCBs. What does a high provision coverage ratio primarily indicate? Option A. The percentage of a bank's total assets invested in government securities. Option B. The extent to which a bank has set aside funds to cover potential losses from its gross non-performing assets, GNPAs. Option C. The ratio of a bank's total deposits to its total credit payout. Option D. The percentage of profits a bank distributes as dividends to shareholders. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बैड लोन्स के लिए अलग रखा गया पैसा। यह रेशो बताता है कि बैंक ने अपनी कमाई में से कितना हिस्सा बुरे वक्त के लिए बचा लिया है। 76.4% एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए का लोन डूब भी जाए, तो बैंक ने पहले ही 76 रुपए अलग रख लिए हैं।
बैंक को अपनी जेब से सिर्फ 23 रुपए का नुकसान होगा। यह फ्यूचर प्रॉफिट को बचाता है। इसे प्रोविजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स इसे एसएलआर से कंफ्यूज करते हैं। एसएलआर लिक्विडिटी के लिए होता है, जबकि पीसीआर क्रेडिट लॉस के लिए होता है। हाई पीसीआर का मतलब है कि पुरानी गलतियां अब बैलेंस शीट को नहीं डराएंगी। एग्जाम में इसे सेफ्टी कुशन कहा जाता है। अगर पीसीआर कम होता तो बैंक के डूबने का खतरा ज्यादा होता, लेकिन 70% से ऊपर का रेशियो बहुत हेल्दी माना जाता है। मान लीजिए सवाल आए कि हाई पीसीआर का नेट प्रॉफिट पर क्या असर होता है, तो जवाब होगा कि शुरुआत में प्रॉफिट घटता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक सुरक्षित रहता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। ताज़ा रिपोर्ट यही भरोसा देती है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एफएसडीसी स्टेबिलिटी देखती है और एमपीसी ब्याज दरें तय करती है। सीवियर स्ट्रेस में भी बैंक्स का सीआरआर मिनिमम से ऊपर रहेगा। बायलैटरल नेटिंग से काउंटरपार्टी रिस्क के लिए कम कैपिटल चाहिए होता है। बैंकों का सीआरआर 16.9% है, जो काफी मजबूत है। पीसीआर 76.4% है, जो बैड लोन्स के खिलाफ कवच है। अगले सवाल में हम क्रेडिट ग्रोथ के सेक्टर्स को देखेंगे कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बैंकों का पैसा आजकल कहाँ जा रहा है? यह ट्रेंड समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। In the context of sectoral credit deployment analyzed in the December 2025 FSR, which of the following sectors did not witness double-digit credit growth? Option A. Personal loans, retail. Option B. Services sector. Option C. Agriculture and allied activities. Option D. Industrial credit, large industries. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बड़े उद्योगों में क्रेडिट ग्रोथ सुस्त रही है, जबकि रिटेल और सर्विस सेक्टर में बूम आया हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री पीछे क्यों छूट गई, इसकी वजह जानना जरूरी है। पहली, बड़ी कंपनियों ने अपना पुराना कर्ज चुका दिया है, जिसे डीलेवरेजिंग कहते हैं। दूसरी, वे नए प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक लोन की जगह इंटरनल प्रॉफिट या बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसे कॉरपोरेट इंडिपेंडेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री लोन भी बढ़ रहा होगा, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। बैंक अब कॉरपोरेट की जगह आम आदमी को लोन देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एग्जाम में इसे क्रेडिट शिफ्ट कहते हैं। रिटेल का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर यह बहुत तेज हो तो रिस्क भी बढ़ता है। मान लीजिए सवाल आए कि क्रेडिट ग्रोथ का ड्राइवर कौन है, तो जवाब होगा रिटेल और सर्विस, न कि इंडस्ट्री। यही ट्रेंड शिफ्ट आपको समझना है। ताज़ा रिपोर्ट इसी बदलाव को हाईलाइट करती है। अगले सवाल में हम सीडी रेशियो के गैप को समझेंगे, जो बैंकों की सबसे बड़ी टेंशन है। अगर लोन डिपॉजिट से तेज भागे तो क्या होगा? यह सवाल बैंकिंग लिक्विडिटी के दिल को छूता है। With reference to the credit deposit ratio, C to D ratio, discussed in the December 2025 FSR, consider the following statements. 1. Credit growth has consistently outpaced deposit growth in the financial year 2025 to 26. 2. A widening gap between credit and deposit growth creates structural liquidity pressure on the banking system. 3. The RBI has advised banks to rely heavily on short-term bulk deposits to bridge this gap. Which of the statements given above are correct?
Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। क्रेडिट और डिपॉजिट का गैप बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट पर निर्भर रहने से मना किया है। लेकिन इस गैप का असली मतलब क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। लोन 16% से बढ़ रहे हैं, जबकि डिपॉजिट सिर्फ 12% से। जब खर्चा कमाई से तेज हो तो फंड्स की कमी होती है। इसे स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी गैप कहते हैं। बैंक इस कमी को पूरा करने के लिए सीडी इश्यू कर रहे हैं। लेकिन स्टेटमेंट 3 यहाँ एक ट्रैप है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि हॉट मनी यानी बल्क डिपॉजिट पर भरोसा मत करो, क्योंकि मुश्किल वक्त में यह पैसा सबसे पहले भागता है। इसके बजाय उन्होंने ग्रैन्युलर यानी छोटे रिटेल डिपॉजिट बढ़ाने को कहा है। स्टूडेंट्स को लगता है कि गैप भरने के लिए कोई भी पैसा चलेगा, लेकिन रेगुलेटर को स्टेबल फंडिंग चाहिए। एग्जाम में सीडी रेशियो पर सवाल जरूर आता है। अगर यह रेशियो बहुत हाई हो जाए तो बैंक अनसेफ हो जाता है। मान लीजिए सवाल आए कि आरबीआई का मुख्य सुझाव क्या है, तो जवाब होगा डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाओ, न कि लोन रोको। यही बैलेंसिंग एक्ट है। ताज़ा रिपोर्ट में इस रिस्क को फ्लैग किया गया है। अगले सवाल में हम स्ट्रेस टेस्ट के लॉजिक को देखेंगे, जहां असर्शन और रीजन आपको परखेंगे। क्या स्ट्रेस में एनपीए का बढ़ना डरने वाली बात है? असर्शन रीजन का यह सवाल लॉजिक मांगता है। Consider the following statements regarding the macro stress tests results in the December 2025 FSR. Assertion A. The gross non-performing asset GNPA ratio of SCBs may rise slightly from 2.1% to 2.5% by September 2026 under the severe stress scenario. Reason are macro stress tests are designed to project the resilience of bank balance sheets under hypothetical adverse economic conditions, such as a drop in GDP growth or a rise in interest rates. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और रीजन भी परफेक्ट है। स्ट्रेस टेस्ट का काम ही यही है कि बुरे हालात का अंदाजा लगाया जाए। अगर सीवियर स्ट्रेस में एनपीए थोड़ा बढ़ता है तो यह नॉर्मल है, लेकिन स्लाइटली शब्द यहाँ कीवर्ड है। सबसे पहले असर्शन को डिकोड करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि अगर जीडीपी गिर जाए तब भी जीएनपीए 2.1 से बढ़कर सिर्फ 2.5 तक जाएगा। यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है। इसका मतलब है कि सिस्टम शॉक प्रूफ है। अब रीजन को देखते हैं। स्ट्रेस टेस्ट भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह एक व्हाट इफ एनालिसिस है। हम जानबूझकर इकोनॉमी को स्ट्रेस में डालते हैं ताकि बैंक की मजबूती चेक हो सके। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि एनपीए बढ़ना हमेशा बुरा होता है, लेकिन स्ट्रेस सिनेरियो में कम बढ़ना एक अच्छी खबर है। यह दिखाता है कि अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स सुधरे हैं। एग्जाम में हाइपोथेटिकल एडवर्स कंडीशन शब्द याद रखना। यह असली दुनिया का पूर्वानुमान नहीं है।
मान लीजिए सवाल आए कि क्या आरबीआई मान रहा है कि एनपीए बढ़ेंगे ही? तो जवाब होगा नहीं, यह सिर्फ एक टेस्ट है। बेसलाइन सिनेरियो में एनपीए और कम हो सकते हैं। यही स्ट्रेस टेस्ट का सार है। ताज़ा रिपोर्ट इसी रेजिलियंस को कंफर्म करती है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स का रिश्ता क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। Which of the following statements regarding the interconnectedness of the Indian financial system, banks versus NBFCs, is incorrect according to the December 2025 FSR? Option A. Scheduled commercial banks, SCBs, remain the largest net lenders to the financial system. Option B. NBFCs are the largest net borrowers of funds from the financial system. Option C. Mutual funds have completely stopped investing in NBFC debt papers due to regulatory bans. Option D. The RBI has flagged high reliance of NBFCs on bank borrowing as a potential contagion risk. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने निवेश बंद नहीं किया है। वे अभी भी एनबीएफसी को फंड करते हैं। लेकिन यह रिश्ता रिस्की क्यों है, इसे समझते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। बैंक सबसे बड़े लेंडर हैं और एनबीएफसी सबसे बड़े बोरोअर हैं। म्यूचुअल फंड्स एनबीएफसी के कमर्शियल पेपर और डिबेंचर खरीदते हैं। यह फंडिंग का एक बड़ा जरिया है। ऑप्शन सी में लिखा है कि उन्होंने निवेश कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। यह बात फैक्चुअली गलत है। कोई भी रेगुलेटरी बैन नहीं लगा है। हाँ, रिस्क को देखते हुए वे थोड़े सतर्क जरूर हुए हैं। आरबीआई की चिंता कंटेजियन रिस्क को लेकर है। अगर एक बड़ी एनबीएफसी डूबती है तो बैंक और म्यूचुअल फंड दोनों को नुकसान होगा। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि सेबी ने एनबीएफसी पर बैन लगा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेट मार्केट में एनबीएफसी का दबदबा कायम है। एग्जाम में नेट बरोवर और नेट लेंडर का फर्क पूछा जाता है। बैंक देते हैं, एनबीएफसी लेते हैं। मान लीजिए सवाल आए कि एनबीएफसी सबसे ज्यादा पैसा कहां से लाते हैं? तो जवाब होगा बैंकों से। यही निर्भरता आरबीआई कम करना चाहता है। ताज़ा रिपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। रिस्क वेट बढ़ने से बैंक की ग्रोथ पर ब्रेक कैसे लगता है? यह मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। Scenario: Bank X has a high concentration of loans in the unsecured retail segment, credit cards and personal loans. The RBI's risk weights for this segment were increased in late 2023. In the December 2025 FSR, the RBI notes that delinquency in this specific segment is rising faster than the overall portfolio. Question: What is the immediate impact of the risk weight hike on Bank X? Option A. It reduces the interest rate Bank X can charge customers. Option B. It consumes more capital, CET1, for every rupee lent, thereby moderating growth in this segment. Option C. It automatically classifies all such loans as NPAs. Option D. It prohibits Bank X from issuing new credit cards. सही जवाब है ऑप्शन बी। यह कैपिटल ज्यादा खाता है, जिससे ग्रोथ धीमी हो जाती है। रिस्क वेट एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। लेकिन यह गणित काम कैसे करता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे पहले CRAR फॉर्मूला याद करते हैं। ऊपर कैपिटल होता है और नीचे रिस्क वेटेड एसेट्स। जब RBI रिस्क वेट बढ़ाता है तो नीचे वाला नंबर बढ़ जाता है। इससे रेशो कम हो जाता है। इस रेशो को मेंटेन करने के लिए बैंक को ज्यादा कैपिटल लॉक करना पड़ता है। जब कैपिटल लॉक होता है तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचते हैं। इसे कैपिटल कंजम्पशन कहते हैं। इसका मकसद ही यही है कि बैंक एग्रेसिव लोन देना बंद करें। यह कोई बैन नहीं है, बल्कि लोन को महंगा और मुश्किल बनाने का तरीका है। स्टूडेंट्स को लगता है कि रिस्क वेट का मतलब ब्याज दर है, लेकिन यह सीधे ब्याज से नहीं, बल्कि बैंक की जेब से जुड़ा है। एग्जाम में इसे मॉडरेशन टूल कहा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क ज्यादा है, इसलिए हेलमेट यानी कैपिटल भी मजबूत चाहिए। मान लीजिए सवाल आए कि रिस्क वेट क्यों बढ़ाए जाते हैं, तो जवाब होगा ओवरहीटिंग रोकने के लिए। यही प्रूडेंशियल रेगुलेशन है। ताज़ा रिपोर्ट में इसके असर को सफल बताया गया है। अगले सवाल में हम ग्लोबल इकोनॉमी के सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के फर्क को समझेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का क्या चक्कर है? यह सवाल दुनिया की नब्ज टटोलता है। With reference to the global economic prospects cited in the FSR December 2025 to contextually place India's performance, consider the following trends. 1. Global inflation has largely aligned with central bank targets in advanced economies. 2. The risk of a hard landing recession in the global economy has completely vanished. 3. Divergence in monetary policy paths, example, US Fed versus Bank of Japan, remains a source of volatility. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। दुनिया भर में महंगाई काबू में आ गई है, लेकिन मंदी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चलिए सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग का फर्क समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। अमेरिका और यूरोप में महंगाई 2% के टारगेट के पास आ गई है। यह अच्छी खबर है। अब स्टेटमेंट 3 पर आते हैं। कुछ देश ब्याज दरें घटा रहे हैं, जैसे अमेरिका, लेकिन जापान जैसे देश बढ़ा रहे हैं। इस पॉलिसी डाइवर्जेंस से करेंसी मार्केट में उथल-पुथल होती है। लेकिन स्टेटमेंट 2 में कंप्लीटली वैनिश्ड शब्द गलत है। हार्ड लैंडिंग का मतलब है मंदी आना। RBI का कहना है कि ट्रेड वॉर और युद्ध के कारण यह खतरा अभी भी बना हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग यानी बिना मंदी के महंगाई कम होना। यह बेसलाइन तो है, पर गारंटी नहीं। स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर है तो रिस्क खत्म हो गया, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि खतरा अभी भी कोने में छिपा है। एग्जाम में ग्लोबल सेंटीमेंट पूछा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस अस्थिरता के बीच एक ब्राइट स्पॉट है। मान लीजिए सवाल आए कि क्या ग्लोबल रिस्क 0 हो गया है, तो जवाब होगा नहीं, रिस्क मॉडरेट हुआ है, पर खत्म नहीं। यही कूटनीतिक जवाब सही है। ताज़ा रिपोर्ट में जियोपॉलिटिक्स को सबसे बड़ा विलेन माना गया है। अगले सवाल में हम NBFC के अपर लेयर को समझेंगे, जो बैंकों की तरह बर्ताव करते हैं। NBFC की अपर लेयर का क्या मतलब है? यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सबसे हॉट टॉपिक है।
The Financial Stability Report, December 2025, discusses the scale-based regulation framework for non-banking financial companies, NBFCs. Under this framework, NBFCs in the upper layer NBFCUL are subject to regulatory requirements comparable to which of the following entities? Option A. Cooperative societies. Option B. Scheduled commercial banks, SCBs. Option C. Mutual funds. Option D. Payment aggregators. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कमर्शियल बैंक्स अपर लेयर वाली एनबीएफसी इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन पर बैंकों वाले नियम लागू होते हैं। लेकिन यह लेयरिंग सिस्टम क्यों बनाया गया, इसे समझते हैं। आरबीआई ने एनबीएफसी को 4 लेयर्स में बांटा है: बेस, मिडिल, अपर और टॉप। अपर लेयर में वो कंपनियां आती हैं जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये फेल हुई तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। इसलिए आरबीआई कहता है कि अगर आप बैंक जैसा काम कर रहे हैं तो नियम भी बैंक वाले मानिए। इन पर कैपिटल एडिक्वेसी और गवर्नेंस के सख्त नियम लगते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर टॉप लेयर ढूंढते हैं, लेकिन टॉप लेयर अभी खाली है। सारी बड़ी एनबीएफसी अपर लेयर में है। इसे शैडो बैंकिंग को रेगुलेट करने का तरीका माना जाता है। एग्जाम में स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी एसबीआर का जिक्र जरूर आता है। इसका सीधा फंडा है, जितना बड़ा रिस्क उतना सख्त नियम। मान लीजिए सवाल आए कि बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस किस लेयर में है, तो जवाब होगा अपर लेयर। यही वजह है कि ये कंपनियां बहुत सुरक्षित मानी जाती हैं। ताज़ा रिपोर्ट में इनके कंप्लायंस की तारीफ की गई है। अगले सवाल में हम एनबीएफसी के सबसे कमजोर हिस्से पर बात करेंगे, जहां डिफॉल्ट का डर है। एनबीएफसी के किस लोन में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट हो रहा है? यह ट्रेंड आपकी रिस्क समझ को परखेगा। According to the Financial Stability Report, December 2025, while the overall non-banking financial company, NBFC, sector remains healthy, which specific category of loans within the NBFC portfolios has shown the highest rate of delinquency, bad loans? Option A. Infrastructure loans. Option B. Vehicle loans. Option C. Unsecured personal loans. Option D. Gold loans. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स। एनबीएफसी सेक्टर फिट है, लेकिन छोटे पर्सनल लोन बीमार पड़ रहे हैं। यह वो लोन है जो बिना किसी गिरवी के दिए जाते हैं, खासकर 50,000 से कम वाले डिजिटल लोन। फिनटेक ऐप्स के जरिए ये लोन बहुत तेजी से बनते, लेकिन अब इनकी वसूली में दिक्कत आ रही है। इसे विंटेज एनालिसिस से पकड़ा गया है, यानी नए लोन पुराने लोन्स के मुकाबले जल्दी खराब हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और गोल्ड लोन में हालात बेहतर हैं, क्योंकि वहां एसेट पीछे खड़ा है, लेकिन पर्सनल लोन में सिर्फ भरोसा होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्की होता है, लेकिन आज के दौर में रिटेल का छोटा लोन ज्यादा रिस्की है। एग्जाम में स्मॉल टिकट लोन्स कीवर्ड याद रखना। आरबीआई ने इसी सेगमेंट के लिए रिस्क वेट बढ़ाया था। मान लीजिए सवाल आए कि स्ट्रेस कहाँ है, तो जवाब होगा डिजिटल पर्सनल लोन्स। यही वह छेद है जिसे आरबीआई बंद करना चाहता है। ताज़ा रिपोर्ट में इसी सेगमेंट को वॉचलिस्ट में डाला गया है। फिनटेक का मॉडल रिस्क क्या होता है? स्टेटमेंट वाले सवाल में यह कॉन्सेप्ट छिपा है।
With reference to the fintech lending risks analyzed in the December 2025 Financial Stability Report, consider the following statements. 1. Fintech lenders have a higher share of young borrowers aged below 25 years compared to traditional banks. 2. The report indicates that loss rates, defaults, for fintech-originated loans are lower than those for traditional bank loans. 3. The Reserve Bank of India has flagged model risk reliance on algorithmic underwriting as a key vulnerability in the fintech sector. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। फिनटेक कंपनियां युवाओं को टारगेट करती हैं और उनके एल्गोरिदम में रिस्क है। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। फिनटेक के लोन में डिफॉल्ट रेट बैंकों से कम नहीं, बल्कि ज्यादा है। टेक बेस्ड होने का मतलब रिस्क फ्री होना नहीं है। चलिए मॉडल रिस्क को डिकोड करते हैं। फिनटेक कंपनियां इंसानों की जगह एआई से लोन बांटती हैं। अच्छे वक्त में एआई सब सही करता है, लेकिन बुरे वक्त में एआई के पास पिछला डेटा नहीं होता। इसे ही मॉडल रिस्क कहते हैं। अगर एल्गोरिदम फेल हुआ तो बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट हो सकता है। साथ ही 25 साल से कम उम्र के बरोअर्स के पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इन्हें न्यू टू क्रेडिट कहा जाता है। यह सेगमेंट बहुत वल्नरेबल है। स्टूडेंट्स को लगता है कि टेक्नोलॉजी रिस्क कम करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड बढ़ाती है। रिस्क अंडरराइटिंग तो फंडामेंटल होनी चाहिए। एग्जाम में एल्गोरिथमिक अंडरराइटिंग पर सवाल आ सकता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि फिनटेक का लॉस रेट हाई है और वोलेटाइल है। मान लीजिए सवाल आए कि क्या एआई लोन देना सुरक्षित है, तो आरबीआई का जवाब है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही डिजिटल लैंडिंग का सच है। साइबर रिस्क अब सिस्टमिक रिस्क क्यों बन गया है? यह सवाल टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के संगम पर है। Consider the following statements regarding cyber risk as presented in the Financial Stability Report, December 2025. Assertion A. The Reserve Bank of India has classified cyber risk as a systemic risk category, no longer treating it merely as an operational issue. Reason are, a severe cyber attack on a major payment system or a key bank could trigger a loss of confidence and liquidity freezes across the entire financial network. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। साइबर रिस्क अब सिर्फ आईटी वालों की समस्या नहीं है। यह पूरे सिस्टम को डुबो सकता है। इसलिए इसे सिस्टमिक रिस्क माना गया है। चलिए इसे एक डरावने सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए यूपीआई का सर्वर हैक हो जाए या किसी बड़े बैंक का डेटा लॉक हो जाए, तो लोग पैनिक में आ जाएंगे और पैसा निकालने दौड़ेंगे। इसे रन ऑन बैंक कहते हैं, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है
एक बैंक की आग दूसरे तक तुरंत पहुंचेगी। इसे कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। पहले इसे सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क माना जाता था, जैसे बिजली जाना, लेकिन अब यह अस्तित्व का खतरा है। रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह लिक्विडिटी फ्रीज कर सकता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हैकिंग सिर्फ चोरी है, लेकिन फाइनेंस में हैकिंग का मतलब भरोसा टूटना है। एग्जाम में इंटरकनेक्टेडनेस कीवर्ड याद रखना। जितना हम डिजिटल होंगे, उतना यह रिस्क बढ़ेगा। मान लीजिए सवाल आए कि साइबर अटैक से सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो जवाब होगा कॉन्फिडेंस का लॉस। यही सिस्टम की नींव है। ताज़ा रिपोर्ट ने इसे टॉप प्रायोरिटी दी है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है, लेकिन हार्ड लैंडिंग का खतरा अभी टला नहीं है। एनबीएफसी की अपर लेयर पर बैंकों जैसे सख्त नियम लागू होते हैं। छोटे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में स्ट्रेस और डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। फिनटेक के एआई मॉडल स्ट्रेस में फेल हो सकते हैं और लॉस रेट हाई है। साइबर रिस्क अब सिस्टमिक रिस्क है, क्योंकि यह पूरे सिस्टम को रोक सकता है। अगले सवाल में हम एनबीएफसी की फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन पर बात करेंगे, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर बैंक ने हाथ खींच लिए, तो एनबीएफसी का क्या होगा? यह सिनेरियो बेस्ट सवाल है। Scenario: An upper layer non-banking financial company, NBFCL, is preparing its financial statements for the year ending 2026. The Chief Risk Officer reads the December 2025 Financial Stability Report and notes the RBI's emphasis on interconnectedness. Question: To comply with the risk mitigation standards suggested in the report, what action should the NBFC primarily take regarding its funding sources? Option A: Shift all borrowing to short-term commercial papers, CPs, to save interest costs. Option B: Diversify funding sources to reduce over-reliance on bank borrowings. Option C: Stop lending to the retail sector completely. Option D: Merge with a public sector bank immediately. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फंडिंग के स्रोत बढ़ाओ, सिर्फ बैंकों पर निर्भर मत रहो। अगर बैंक मुसीबत में आए, तो एनबीएफसी भी डूब जाएगी। इसे फंडिंग कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। चलिए इस सिनेरियो को समझते हैं। एनबीएफसी अक्सर बैंकों से सस्ता लोन लेकर आगे महंगा लोन देती हैं। लेकिन आरबीआई कहता है कि यह रिश्ता बहुत गहरा हो गया है। अगर बैंक ने फंडिंग रोक दी, तो एनबीएफसी के पास कैश खत्म हो जाएगा। इसलिए सही रणनीति है डाइवर्सिफिकेशन। एनबीएफसी को बॉन्ड्स बेचने चाहिए या विदेशी बाजार से पैसा उठाना चाहिए। ऑप्शन ए यानी सीपी और भी खतरनाक है, क्योंकि सीपी शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर मार्केट टाइट हुआ, तो कोई सीपी नहीं खरीदेगा। इसे एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि मर्जर सबसे सुरक्षित है, लेकिन मर्जर तो आखिरी रास्ता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। एग्जाम में ओवर रिलायंस शब्द एक रेड फ्लैग है। जहां भी यह दिखे, उसे कम करना ही सही जवाब होता है। मान लीजिए सवाल आए कि सबसे सुरक्षित फंडिंग मिक्स क्या है, तो जवाब होगा बैंक लोन प्लस बॉन्ड्स प्लस सिक्योरिटाइजेशन। यही प्रूडेंस है। ताज़ा रिपोर्ट में इसी शिफ्ट की वकालत की गई है। अगले सवाल में हम मैक्रो प्रूडेंशियल इंडिकेटर्स को पहचानेंगे, जो इकोनॉमी का थर्मामीटर हैं। मैक्रो प्रूडेंशियल इंडिकेटर्स में कौन सा फिट नहीं बैठता? ऑड वन आउट ढूंढो। The Financial Stability Report,
December 2025 discusses various macroprudential indicators used to gauge the health of the economy. Which of the following is not typically considered a core macroprudential indicator for the banking sector? Option A. Credit to GDP gap. Option B. Debt service ratio, DSR. Option C. Customer Satisfaction Index, CSI. Option D. Leverage ratio. सही जवाब है ऑप्शन सी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स स्टेबिलिटी का पैमाना नहीं है। यह सर्विस क्वालिटी बताता है, फाइनेंशियल हेल्थ नहीं। चलिए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। क्रेडिट टू जीडीपी गैप बताता है कि क्या लोन जरूरत से ज्यादा बंट रहे हैं। अगर यह गैप पॉजिटिव है तो खतरा है। डेट सर्विस रेशो बताता है कि क्या लोग अपनी ईएमआई चुका पा रहे हैं। लेवरेज रेशो बताता है कि बैंक ने खुद का कितना पैसा लगाया है। ये तीनों हार्ड फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं, लेकिन ऑप्शन सी एक सॉफ्ट मेट्रिक है। ग्राहक खुश हो सकता है भले ही बैंक डूबने वाला हो, जैसे कि यस बैंक के केस में हुआ था। इसलिए रेगुलेटर खुशी नहीं, सॉल्वेंसी देखता है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अच्छी सर्विस मतलब अच्छा बैंक, लेकिन एफएसआर के नजरिए से यह गलत है। एग्जाम में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एमपीआई का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक स्टेबिलिटी है। मान लीजिए सवाल आए कि वार्निंग सिग्नल कौन सा है, तो जवाब गैप या रेशो होगा, इंडेक्स नहीं। यही तकनीकी फर्क है। अगले सवाल में हम कंटेजियन इफेक्ट को देखेंगे कि कैसे एक बैंक का फेलियर सबको ले डूबता है। कंटेजियन का मतलब है बीमारी फैलना। बैंकिंग में यह कैसे काम करता है? स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। With reference to the contagion analysis, network analysis, presented in the Financial Stability Report, December 2025, consider the following findings regarding the Indian banking system. 1. A failure of the largest systemically important bank would cause a solvency loss of over 15% to the total Tier 1 capital of the banking system. 2. The degree of connectivity interbank exposure has reduced significantly compared to the pre-2020 period. 3. Public sector banks, PSBs, are the most dominant net lenders in the interbank market. Which of the statements given above is are correct? Option A. One only. Option B. One and two only. Option C. Two and three only. Option D. One, two, and three. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। स्टेटमेंट 1 में 15% का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। चलिए नेटवर्क एनालिसिस को डिकोड करते हैं। इंटरबैंक मार्केट वो जगह है जहां बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि यह कनेक्टिविटी कम हुई है। यह सच है क्योंकि अब बैंक आरबीआई या ट्रेप्स मार्केट से पैसा लेते हैं, एक दूसरे से कम। इससे रिस्क घटा है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि पीएसबी यानी सरकारी बैंक नेट लेंडर हैं। उनके पास जमा ज्यादा है, इसलिए वे प्राइवेट और विदेशी बैंकों को उधार देते हैं। अब स्टेटमेंट 1 की गलती पकड़ते हैं। अगर एसबीआई जैसा बैंक फेल हुआ तो नुकसान तो होगा, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि यह नुकसान कैपिटल का 5% से भी कम होगा। 15% तो तबाही का मंजर है।
हमारा सिस्टम अब इतना मजबूत है कि डोमिनो इफेक्ट कंट्रोल में रहेगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि टू बिग टू फेल का मतलब भारी नुकसान ही है, लेकिन कम कनेक्टिविटी ने इस नुकसान को सीमित कर दिया है। एग्जाम में डेटा की रेंज याद रखना। नुकसान सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर कैटास्ट्रोफिक नहीं। यही एफएसआर का निष्कर्ष है। अगले सवाल में हम एलसीआर का फुल फॉर्म और मतलब समझेंगे, जो लिक्विडिटी की लाइफलाइन है। एलसीआर का फुल फॉर्म क्या है? यह बस एक एक्रोनिम नहीं, बल्कि सर्वाइवल किट है। The Financial Stability Report, December 2025, emphasizes the importance of the LCR regime in ensuring banks can survive short-term liquidity shocks. What does the acronym LCR stand for? Option A. Liquidity Coverage Ratio. Option B. Loan Collateral Registry. Option C. Liability Conversion Reserve. Option D. Long-term Credit Rating. सही जवाब है ऑप्शन ए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यह बेसल 3 का एक अहम हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है 30 दिन का राशन। चलिए इसे सरल करते हैं। मान लीजिए बैंक पर संकट आ गया और लोग पैसा निकालने दौड़ पड़े, तो क्या बैंक के पास अगले 30 दिन तक जिंदा रहने के लिए पर्याप्त कैश या गोल्ड है? इसी को एलसीआर नापता है। बैंक के पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स यानी एचक्यूएलए होने चाहिए। यह रेशियो 100% होना जरूरी है, यानी जितनी लाइबिलिटी उतना ही कैश। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंक्स के पास यह 130% से ज्यादा है। यह बहुत सुरक्षित स्थिति है। ऑप्शन बी और सी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए शब्द हैं। स्टूडेंट्स को कवरेज शब्द पर ध्यान देना चाहिए। यह रिस्क को कवर करता है। एग्जाम में इसकी अवधि पूछी जा सकती है, जो कि 30 दिन है। मान लीजिए सवाल आए कि एलसीआर किसका हिस्सा है, तो जवाब होगा बेसल 3 नॉर्म्स। यही लिक्विडिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगले सवाल में हम हाउस होल्ड डेट यानी आम आदमी के कर्ज का ट्रेंड देखेंगे। घर घर में कर्ज बढ़ रहा है। डेटा क्या कहता है? ट्रेंड पकड़ना जरूरी है। According to the Financial Stability Report, December 2025, the household debt to GDP ratio in India has shown which of the following trends over the last 2 years? Option A. A sharp decline due to reduced consumer spending. Option B. A steady increase, reaching approximately 41.3%. Option C. Stagnation at the pre-pandemic level of 30%. Option D. A decline caused by the government ban on retail loans. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लगातार बढ़ोतरी, और यह 41.3% तक पहुंच गया है। भारतीय परिवार अब पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। लेकिन क्या यह खतरे की घंटी है? चलिए विश्लेषण करते हैं। यह ग्रोथ मुख्य रूप से हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन की वजह से है। दुनिया के कई देशों में यह रेशियो 60 से 80% तक है। उस हिसाब से भारत अभी भी सेफ जोन में है। लेकिन आरबीआई को रफ्तार से दिक्कत है। अगर कर्ज इनकम से तेज बढ़ेगा तो भविष्य में डिफॉल्ट होगा। ऑप्शन ए और डी गलत है, क्योंकि रिटेल बूम सबने देखा है। कोई गिरावट नहीं आई है और सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है। स्टूडेंट्स को लगता है कि सेविंग्स बढ़ी है तो डेट घटा होगा, लेकिन हकीकत में फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी हैं।
एग्जाम में डेटा पॉइंट 41% याद रखना। यह जीडीपी के अनुपात में है। मान लीजिए सवाल आए कि क्या हम डेट ट्रैप में हैं? तो जवाब होगा अभी नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। यही एफएसआर का संदेश है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एडीवीआईसी एनबीएफसी को फंडिंग के लिए एवीओआईडी बैंक रिलायंस सिर्फ बैंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एनओटी सीएसआई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स आईएनडीआईसीएटीओआर स्टेबिलिटी का इंडिकेटर नहीं है। टीआरईएनडी कनेक्टिविटी लो इंटरबैंक कनेक्टिविटी कम हुई है। आईएमपीएसीटी लिमिटेड बड़े बैंक फेलियर का असर सीमित होगा। डीईएफ एलसीआर का मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, जो बीयूएफएफईआर 30 डेज 30 दिन का बफर है। डीएटीए डेट 41.3% हाउस होल्ड डेट लगातार बढ़कर जीडीपी का 41.3% हो गया है। अगले सवाल में हम क्लाइमेट रिस्क और ट्रांजिशन रिस्क का फर्क समझेंगे। क्लाइमेट रिस्क में ट्रांजिशन रिस्क का मतलब क्या है? यह शब्द पर्यावरण का नहीं, बल्कि बैलेंस शीट का है। The Financial Stability Report, December 2025, discusses climate risk and mentions transition risk as a key component. Which of the following best defines transition risk in this context? Option A. The physical damage to bank branches caused by floods and earthquakes. Option B. The financial loss banks may suffer due to policy changes, technological shifts, and consumer preferences while moving toward a low-carbon economy. Option C. The risk of transitioning from a manual banking system to a digital one. Option D. The risk associated with the transfer of power between two political parties. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बदलाव का खर्चा और नुकसान। जब दुनिया ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तो पुरानी इंडस्ट्रीज डूब सकती हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी को लोन दिया है। अचानक सरकार डीजल कारों पर बैन लगा दे तो उस कंपनी का बिजनेस ठप हो जाएगा और बैंक का लोन एनपीए बन जाएगा। इसे ही ट्रांजिशन रिस्क कहते हैं। यह बाढ़ या भूकंप जैसा फिजिकल रिस्क नहीं है। फिजिकल रिस्क में एसेट टूटता है, ट्रांजिशन रिस्क में एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसे स्ट्रैंडेड एसेट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ट्रांजिशन को टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल बदलाव समझ लेते हैं, लेकिन एफएसआर के संदर्भ में यह सिर्फ और सिर्फ कार्बन से जुड़ा है। एग्जाम में लो कार्बन इकोनॉमी कीवर्ड पकड़ना, यह रिस्क भविष्य का नहीं, बल्कि आज का है। मान लीजिए सवाल आए कि थर्मल पावर प्लांट को लोन देना कौन सा रिस्क है? तो जवाब होगा ट्रांजिशन रिस्क। यही ग्रीन बैंकिंग की चुनौती है। क्रिप्टो और बैंकिंग सिस्टम का मिलजोल क्यों खतरनाक है? स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। With reference to the crypto asset ecosystem analysis in the December 2025 Financial Stability Report, consider the following statements. 1. The interconnectedness between the crypto ecosystem and the traditional banking system has increased significantly. 2. The report advises that stablecoins can serve as a safe and regulated substitute for bank deposits in emerging economies. 3. The RBI maintains that crypto assets lack intrinsic value and pose risks to consumer protection and anti-money laundering (AML) efforts.
Which of the statements given above is are correct? Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। क्रिप्टो का नेटवर्क बढ़ रहा है और आरबीआई इसे रिस्की मानता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 सरासर गलत है। आरबीआई कभी भी स्टेबल कॉइन्स को डिपॉजिट का सेफ विकल्प नहीं मानेगा। चलिए इसके पीछे का डर समझते हैं। अगर लोग बैंकों से पैसा निकालकर क्रिप्टो वॉलेट में रखने लगें, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इसे डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। आरबीआई का कहना है कि स्टेबल कॉइन्स के पीछे कोई सॉवरेन गारंटी नहीं होती। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। क्रिप्टो का कोई आधार नहीं है, यह हवा में है और इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर ब्लॉकचेन सेफ है, तो क्रिप्टो भी सेफ होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी और एसेट क्लास अलग चीजें हैं। एग्जाम में आरबीआई का नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड याद रखना। मान लीजिए सवाल आए कि क्या क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना जा सकता है? तो जवाब है कभी नहीं। इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ने से ही कंटेजियन का खतरा बढ़ा है। ताज़ा रिपोर्ट में इसे क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर कहा गया है। अगले सवाल में हम डीआईआई की ताकत देखेंगे, जिन्होंने एफपीआई को टक्कर दी है। जब विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं, तो बाजार क्यों नहीं गिरता? यह असर्शन रीजन का सवाल है। Consider the following statements regarding global spillovers in the Financial Stability Report, December 2025. Assertion A. The correlation between Indian equity markets and global equity markets has weakened in the post-pandemic period. Reason Our domestic institutional investors, DIIs, have become a powerful counterbalancing force, absorbing the selling pressure from foreign portfolio investors, FPIs. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और यही बाजार की नई हकीकत है। भारतीय बाजार अब विदेशी इशारों पर नहीं नाचता। इसे डिकपलिंग का संकेत माना जा सकता है। चलिए मार्केट डायनेमिक्स को समझते हैं। पहले जब एफपीआई यानी विदेशी निवेशक पैसा निकालते थे, तो मार्केट क्रैश हो जाता था। इसे हॉट मनी आउटफ्लो कहते थे। लेकिन अब डीआईआई यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। रीजन बिल्कुल सही है। जब विदेशी बेचते हैं, तो घरेलू संस्थाएं खरीदती हैं। यह शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। रिपोर्ट कहती है कि यह शिफ्ट स्ट्रक्चरल है, टेम्परेरी नहीं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी भी अमेरिका का असर 100% है। असर तो है, पर कोरिलेशन यानी जुड़ाव कमजोर हुआ है। एग्जाम में काउंटर बैलेंसिंग फोर्स शब्द याद रखना। यह आत्मनिर्भरता का फाइनेंशियल रूप है। मान लीजिए सवाल आए कि बाजार की स्थिरता का असली हीरो कौन है, तो जवाब होगा डीआईआई। ताज़ा रिपोर्ट इसी बदलाव को सेलिब्रेट करती है। अगले सवाल में हम कार्बन टैक्स का असर बैंक की बैलेंस शीट पर देखेंगे।
अगर कार्बन टैक्स लग जाए तो बैंक का एनपीए क्यों बढ़ेगा? यह लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। Scenario: a medium-sized bank in India has a significant portion of its loan book exposed to thermal power plants. The December 2025 Financial Stability Report encourages banks to conduct climate stress tests. Question: if the government introduces a strict carbon tax next year, how would this bank's balance sheet primarily be affected, according to the stress test principles? Option A: the bank's liabilities would decrease as deposits grow. Option B: the probability of default (PD) of the thermal power companies would rise, increasing the bank's non-performing assets (NPAs). Option C: the bank would automatically receive green credits from the RBI. Option D: the carbon tax would directly increase the bank's net interest margin. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। कार्बन टैक्स बैंक पर नहीं, कंपनी पर लगेगा, लेकिन उसका असर बैंक पर आएगा। इसे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं। चलिए चेन रिएक्शन को समझते हैं। थर्मल पावर प्लांट कोयला जलाता है। अगर उस पर भारी टैक्स लगा तो बिजली महंगी हो जाएगी या मुनाफा घट जाएगा। जब मुनाफा घटेगा तो कंपनी बैंक की ईएमआई नहीं चुका पाएगी। इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यानी पीडी बढ़ना कहते हैं। अंत में यह बैंक का एनपीए बन जाएगा। ऑप्शन सी और डी सिर्फ ख्याली पुलाव है। कार्बन टैक्स से बैंक का मार्जिन नहीं बढ़ता। स्टूडेंट्स अक्सर क्लाइमेट को सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा मानते हैं, लेकिन बैंकर के लिए यह क्रेडिट रिस्क है। एग्जाम में स्ट्रेस टेस्ट का मकसद ही यही है कि ऐसे छुपे हुए रिस्क को पहचाना जाए। मान लीजिए सवाल आए कि क्लाइमेट रिस्क का फाइनेंशियल रूप क्या है, तो जवाब होगा क्रेडिट लॉस। यही कड़वी सच्चाई है। ताज़ा रिपोर्ट बैंकों को यही चेतावनी दे रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में क्या क्या शामिल है? यह इंडेक्स 0 से 100 की कहानी बयां करता है। The Financial Stability Report, December 2025, references the Financial Inclusion Index, FA Index. Consider the following statements regarding the FA Index. 1. It is a comprehensive index incorporating details of banking, investments, insurance, postal, and pension sectors. 2. The index ranges between 2000 and 100, where 0 represents complete financial exclusion and 100 indicates full financial inclusion. 3. The index relies solely on data from the census and does not use any administrative data from banks. Which of the statements given above are correct? Option A: 1 and 2 only. Option B: 2 and 3 only. Option C: 1 and 3 only. Option D: 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। यह इंडेक्स सब कुछ कवर करता है, सिर्फ बैंकिंग नहीं। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। यह इंडेक्स सेंसस पर नहीं, बल्कि रेगुलेटर्स के रियल डेटा पर आधारित है। चलिए इसकी बनावट को देखते हैं। एफआई इंडेक्स 3 पिलर्स पर खड़ा है: एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। इसमें बैंकिंग, बीमा, पेंशन और पोस्ट ऑफिस सबका डेटा लिया जाता है। 100 का मतलब है
हर आदमी सिस्टम से जुड़ा है। अभी हम 67 के आसपास हैं। आरबीआई और बाकी रेगुलेटर्स अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा इसमें डालते हैं। सेंसस तो 10 साल में एक बार होता है, जबकि यह इंडेक्स हर साल जुलाई में आता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इंक्लूजन का मतलब सिर्फ जनधन खाता है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं। एग्जाम में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच याद रखना। मान लीजिए सवाल आए कि क्या इसमें बेस ईयर होता है? तो जवाब है नहीं, इसमें कोई बेस ईयर नहीं होता। यही इसकी खूबी है। ताज़ा रिपोर्ट में इसे प्रगति का बैरोमीटर माना गया है। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। आरआईएस के ट्रांजिशन ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट होने से जो नुकसान होता है वो ट्रांजिशन रिस्क है। आईएसएसयूई इंटरकनेक्टेडनेस, क्रिप्टो और बैंकों का बढ़ता जुड़ाव सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। एचईआरओ डीआईआई ने एफपीआई की बिकवाली को संभाला, जिससे मार्केट कोरिलेशन कम हुआ। ईएफएफईसीटी कार्बन टैक्स लगने से कंपनियों का डिफॉल्ट रिस्क और बैंक का एनपीए बढ़ेगा। आरएनजी 0-100 एफआई इंडेक्स 0 से 100 तक होता है और यह डीएटीए रियल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा यूज करता है। अगले सवाल में हम एलसीआर के रेगुलेटरी मिनिमम को रिवाइज करेंगे, जो एक श्योर शॉर्ट नंबर है। एलसीआर का मिनिमम लेवल क्या है? यह नंबर हर बैंकर को रटा होना चाहिए। The Financial Stability Report, December 2025, reiterates the regulatory limit for the Liquidity Coverage Ratio, LCR. What is the minimum LCR that banks are required to maintain on an ongoing basis? Option A, 80%. Option B, 90%. Option C, 100%. Option D, 115%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 100%। यह एक नॉन नेगोशिएबल लिमिट है। इसका मतलब है कि बैंक के पास कम से कम 30 दिन का लिक्विड कैश होना ही चाहिए। चलिए इसके इतिहास को देखते हैं। जब यह नियम आया था तो 60% से शुरू हुआ था। हर साल यह बढ़ता गया और 1 जनवरी 2019 को 100% पर फिक्स हो गया। अब यह स्थायी नियम है। हालांकि एफएसआर बताता है कि हमारे बैंकों का एवरेज एलसीआर 135% के आसपास है। यह रेगुलेटर के लिए बहुत सुकून की बात है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर यह 100 से नीचे गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो आरबीआई पेनल्टी लगाएगा और बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल सकता है। एग्जाम में ऑनगोइंग बेसिस शब्द महत्वपूर्ण है, यानी यह हर दिन मेंटेन करना है, सिर्फ महीने के अंत में नहीं। मान लीजिए सवाल आए कि एलसीआर का उद्देश्य क्या है, तो जवाब होगा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉक से बचना। यही सर्वाइवल का गणित है। आखिरी सवाल में हम एफआई इंडेक्स के 3 पिलर्स को पक्का करेंगे। एफआई इंडेक्स में कौन सा पिलर नहीं होता? यह सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। Which of the following is not one of the 3 major subindices used to calculate the RBI's Financial Inclusion Index, FA index? Option A, access. Option B, usage. Option C, quality. Option D, profitability. सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रॉफिटेबिलिटी इसका हिस्सा नहीं है।
इंक्लूजन का मतलब मुनाफा नहीं, बल्कि पहुंच और इस्तेमाल है। चलिए तीनों सही पिलर्स को याद करते हैं। पहला है एक्सेस, जिसका वेटेज 35% है, यानी बैंक शाखा या डिजिटल पॉइंट कितना पास है। दूसरा है यूसेज, जिसका वेटेज 45% है, यानी लोग खाता खोलकर भूल गए या उसे यूज भी कर रहे हैं। और तीसरा है क्वालिटी, जिसका वेटेज 20% है। इसमें शिकायत निवारण और साक्षरता आती है। प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का अपना मेट्रिक है, देश के इंक्लूजन का नहीं। स्टूडेंट्स अक्सर क्वालिटी को भूल जाते हैं, लेकिन आरबीआई अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। एग्जाम में वेटेज भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा वेटेज यूसेज का है। मान लीजिए सवाल आए कि जनधन खाता खोलना किसमें आएगा, तो यह एक्सेस में आएगा और उसमें पैसे जमा करना यूसेज में आएगा। यही इंडेक्स की खूबसूरती है। दोस्तों, हमने एफएसआर दिसंबर 2025 का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। हमने देखा कि कैसे बैंक मजबूत हुए हैं, लेकिन फिनटेक और पर्सनल लोन्स में नए खतरे छिपे हैं। ट्रांजिशन रिस्क और साइबर रिस्क जैसे नए टॉपिक्स को हमने डिकोड किया। ये 32 सवाल सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि 32 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। इन्हें बार बार रिवाइज करें और डेटा पॉइंट्स को याद रखें। धन्यवाद।